हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है और आज हम जिस न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक बिग न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के मेजर लीडर्स या फिर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स ने साथ में मिलकर ये प्लेज लिया है, ये वाव लिया है कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को होने से रोकेंगे, किसी भी टाइप के एटॉमिक वेपन्स को स्प्रेड नहीं होने देंगे, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। देयर विल बी नो न्यूक्लियर वॉर इन द फ्यूचर। तो जब ऐसा कोई डिसीजन या अनाउंसमेंट वर्ल्ड के पावरफुल नेशंस की तरफ से आता है तो ऑब्वियसली वो एक हिस्टोरिक बनता है, स्पेशली अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के कितने नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं ऑन एनी कंट्री, और सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन पे ना, इनफैक्ट इन फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। दूसरी बड़ी बात ये इसलिए भी बन जाती है क्योंकि पिछले दिनों से, पिछले मंथ्स से जिस टाइप की हम टेंशन्स देख रहे थे चाइना एंड यूएसए के बीच ताइवान को लेकर, या फिर रशिया एंड यूक्रेन के बीच, और जिस टाइप के स्टेटमेंट्स इन कंट्रीज़ के द्वारा आ रहे थे, या फिर यूएसए के द्वारा जो स्टेटमेंट आया था कि वो ताइवान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करेगा, या फिर रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आना कि शायद वो यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो अमिड ऑल दीज टेंशंस, अमिड ऑल दीज स्टेटमेंट्स एंड टसल्स बिटवीन द कंट्रीज, ये डिसीजन आना, ये प्लेज आना ऑब्वियसली एक पॉजिटिव मूव मैं इसको कहूँगी, जो आने वाले समय में वर्ल्ड में एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में ऑब्वियसली हेल्प करेगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाती है, और अभी हम देखेंगे कि इस प्लेज में क्या बोला, क्या स्टेटमेंट्स इन कंट्रीज़, इन नेशंस के द्वारा आए। तो आइए उन उन स्टेटमेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे जो पहला स्टेटमेंट और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट निकल के सामने आया है, दैट इज अ न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर वॉर को जीता नहीं जा सकता और इसीलिए इसे लड़ा जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वॉर होता है तो हम देखेंगे कि दोनों ही कंट्रीज़ के ऊपर इसके काफ़ी डेंजरस आउटकम्स हो सकते हैं, काफ़ी नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से एक कंट्री जीत गई है या फिर एक कंट्री हार गई है, क्योंकि दोनों को ही काफ़ी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मेजर नेशंस, ये लीडर्स इस बात से अग्री करते हैं, जो खुद ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड है जी। 5 परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, 5 के 5 मेंबर्स ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट्स कहलाई जाती है। तो अगर ये नेशंस खुद ऐसी बात से अग्री करते हैं कि न्यूक्लियर वॉर जीता नहीं जा सकता और इसीलिए हमें इसको लड़ा नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एंड बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है फॉर द फ्यूचर। दूसरे जो स्टेटमेंट है और जो बोला गया वो यही है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को न्यूक्लियर वॉर होने से रोकना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। चाहे कंडीशन कुछ भी आ जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमें न्यूक्लियर वॉर को नहीं करना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ओके तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसा इन नेशंस ने बोला है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें न्यूक्लियर वॉर होने से अवॉइड करना है, उसे रोकना है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और जब तक भी एग्जिस्ट करेंगे, हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिफेंसिव पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहिए। डिटर एग्रेशन एंड प्रिवेंट वॉर, हमें न्यूक्लियर वेपन्स को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि कोई न्यूक्लियर वॉर दो कंट्रीज़ में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर
आज इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की मैं बात करूँ, तीनों ही कंट्रीज में भी न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड है। लेकिन एक जो पॉसिबल रीज़न है कि अभी तक कोई वॉर नहीं होता है, वो यही है कि इन कंट्रीज़ को डर रहता है कि कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दूसरी कंट्री रिटेलिएट कर सकती है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, और फिर दोनों ही कंट्रीज़ को उसके नेगेटिव आउटकम्स सहने को मिलेंगे। तो इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो वॉर को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होने चाहिए, ना कि वॉर करने के लिए। तो ये जो 3 स्टेटमेंट सामने आए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्चुअली एक राइट पिक्चर हमें दिखाता है कि न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको अगर नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाए तो हमें एक डेंजरस आउटकम सहने को मिल सकते हैं। और इसीलिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज़ करना चाहिए। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्या पीसफुल यूजेस हो सकते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है। ओके, अब जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे 2 टॉपिक निकल कर आते हैं। नंबर 1 इज द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन of nuclear weapons, and second one is UNSC, United Nations Security Council। आगे हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ओके, जिसको 1968 में साइन किया गया था एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1970। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एज इट इज़ आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है कि कब साइन हुई थी और कब फोर्स में आई थी। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा होगा कि इतना 2 साल का डिफरेंस क्यों है। एक्चुअली जब भी कोई ट्रीटी फोर्स में आती है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के रैटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो जब वो नंबर फुलफिल हो जाता है, उस नंबर को हम अचीव कर लेते हैं, तो वो ट्रीटी फोर्स में आ जाती है। इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है कि जब वो साइन होती है और फोर्स में आने का, इसीलिए ईयर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट आपको दोनों ही चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देखना है। ओके, प्रेजेंटली इट हैज़ 190 मेंबर्स, कहीं कहीं 191 मेंबर स्टेट्स भी गिवन है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर 190 और 191 आते हैं तो दोनों ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लाया क्यों गया? पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से या फिर वेपन टेक्नोलॉजी को स्प्रेड होने से रोकने के लिए ही इस ट्रीटी को लाया गया था जी। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे पास है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कंट्रीज है, वो कंट्रीज उस टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करें, पीसफुल यूजेस के लिए काम में लेकर आए। थर्ड वन इज टू फर्दर द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट। अगर कुछ कंट्रीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनको डिसआर्मामेंट प्रोसेस फॉलो करना होगा, उनको रिड्यूस करने होंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। तो ये 3 पर्पसेस हैं, 3 ऑब्जेक्टिव है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तीनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस क्या हो सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज इट इज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन मेंस कि व्हाट आर द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको कि इंडिया मेंबर नहीं है जी। इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है वो भी हम अभी देखेंगे। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड साउथ सुडान, ये चारों ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने
कभी भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। आपको ये भी याद रखना है। There are four countries which have never signed the treaty: India, Israel, Pakistan, South Sudan. हम यहाँ पे मैप में भी एक बार देख लेते हैं। दिस इज साउथ सुडान, दिस इज इजराइल हियर। छोटा सा है, आपको नजर शायद नहीं आ रहा होगा इतना, ठीक है, बट पोजीशन आप समझ लीजिएगा। दिस इजराइल एंड दिस वन इज पाकिस्तान और दिस इज इंडिया। तो 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, और इनमें इन 4 कंट्रीज में से इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड है, ये न्यूक्लियर स्टेट्स है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो सिर्फ जो 5 परमानेंट मेंबर्स है यूएनएससी के, उन्हीं को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स डिक्लेयर करती है, उन्हीं को मानती है। इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान को ये ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो सिर्फ 5 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएनएससी को ही रिकॉग्नाइज करती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ओके। नाउ क्वेश्चन कम्स इज कि इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया इस ट्रीटी को। सबसे पहले पॉइंट हमें यहीं से मिल जाता है कि इंडिया इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी कंसिडर करती है। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों कंसिडर करती है? क्योंकि इंडिया, Israel and Pakistan, these countries have nuclear weapons, so these are nuclear weapon states, but NPT इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो इंडिया कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप हम हैं लेकिन आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। 1970 से पहले जितनी भी कंट्रीज थी सिर्फ आप उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हो। हम जानते हैं कि 1970 में एनपीटी केम इनटू फोर्स, तो 1970 से पहले सिर्फ 5 मेंबर स्टेट्स ही ऐसे थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। 1970 के बाद ये तीनों कंट्रीज, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, ने अपने आप को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इक्विप किया, तो वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो इंडिया कहता है कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। सेम चीज यहाँ पे भी बोली है कि इंडिया हैज अपोज्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन, क्योंकि वो सिलेक्टिवली एप्लीकेबल है, वो सिर्फ न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर पावर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, और 5 न्यूक्लियर वेपन जो पावर्स है उनकी मोनोपोली को लेजिटिमाइज करती है। जी, अगर सपोज कोई नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो ये ट्रीटी उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है, उनको कहती है कि अपने आर्म्स को रिड्यूस करिए, डिसआर्मामेंट का प्रोसेस फॉलो करिए। बट ऑलरेडी जो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स है उनको नहीं कहती है ऐसा, उनके अगेंस्ट ऐसे कोई एक्शन नहीं लेती। जैसे कि हम जानते हैं ईरान, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जहाँ पे ईरान को कहा गया है कि जो भी आपके पास यूरेनियम के मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स है उसको कंप्लीटली एबॉलिश करिए। आप गूगल करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस, और भी हम रीजंस देख सकते हैं क्यों इंडिया इसको साइन नहीं करता है। कि आपको जैसे हम जानते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, और दोनों ही कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड है। अगर इंडिया इसको साइन करता है तो उसको डिसआर्मामेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अपने वेपन्स को एबॉलिश करना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया साइन नहीं करता है, क्योंकि जिस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिस टाइप के बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको देखते हुए इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो मिनिमल न्यूक्लियर डेटरेंट हो। जी, मिनिमल न्यूक्लियर डेटरेंट हो। ओके, तो दिस इज वन रीज़न ऑल्सो। नाउ इश्यूज रिलेटेड टू एनपीटी को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, क्या इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। मेंस परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 इज कि कोई रोड मैप नहीं है डिसआर्मामेंट का। जब से एनपीटी आई है उन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया, कोई प्रोसीजर्स या फिर कुछ इस तरीके से उन्होंने कोई भी मैप
तैयार नहीं किया है, कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं की है कि जहाँ पर डिसआर्मामेंट अच्छे से हो सके कंट्रीज का। ओके, तो एक ये ड्रॉबैक है एनपीटी का और इसको इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है। दूसरा ये चीज़ ये है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है और कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है फॉर डिसआर्मामेंट बाय न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ठीक है, कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, उनके लिए कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। उनको बोल तो दिया जाता है कि आपको डिसआर्मामेंट करना है, बट उनके लिए कोई भी ऐसे कोई टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं किया जाता, उनको कोई टारगेट नहीं दिया जाता, उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं दी जाती है कि आपको यहाँ तक और आपको इस ईयर तक या आपको इतने साल में डिसआर्मामेंट करना है, या फिर कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी नहीं है जो देखा जाए कि वेरीफाई किया जाए कि एक्चुअली उन्होंने किया है कि नहीं। तो दिस इज वन। थर्ड इज कि अभी तक आप देखेंगे 1970 से अगर हम बात करें एंड टुडे इज नाउ इज 2022, तो अराउंड 51-52 ईयर्स, 51 ईयर्स मान लीजिए, 51 ईयर्स हो जाएंगे, लेकिन अभी तक प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कम नहीं कर पाया या फिर कंप्लीटली डिसआर्मामेंट नहीं हो पाया है। बहुत सारे साल होते हैं, बहुत सारा टाइम मिल चुका है, बट एनपीटी हैज़ बीन इनइफेक्टिव। एनपीटी ने अभी तक कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लिए हैं जहाँ पर हम कह सके कि हाँ उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेस हुआ है या फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने पर्पस में सक्सेसफुल हुई है। ओके, दूसरी चीज ये है कि न्यूक्लियर वेपन, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि एनपीटी जो है वो सिर्फ फोकस करती है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करने में, जबकि वर्टिकल प्रोलिफरेशन पे कोई भी स्टेप्स नहीं लिए जाते, कोई भी लिमिट नहीं तय की जाती। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन की बात होती है, दैट मीन्स ये इस बात पे तो फोकस करता है कि कोई जो न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर ना करे किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को, मतलब ऐसी कंट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करे जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस बात पे ध्यान जाता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर ना हो टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इस बात पे वो फोकस करता है। लेकिन ऐसी जो कंट्रीज हैं, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, वो अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट कर रही है, जो मॉडर्नाइजेशन कर रही है अपने आर्सेनल में, अपने आर्म्स में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, उस पे फोकस नहीं कर रही है। ठीक है, उस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो अगर आप सच में डिसआर्मामेंट करना चाहते हो, अगर आप सच कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉप करना चाहते हो, उसके प्रोलिफरेशन को, उसके स्प्रेड को स्टॉप करना चाहते हो, यू नीड टू फोकस ऑन बोथ द थिंग्स, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन एज वेल एज वर्टिकल प्रोलिफरेशन। ओके, नाउ हम बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो टॉपिक इससे निकल के आता है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। ठीक है, हम सब जानते हैं यूनाइटेड नेशंस को 1945 में स्टैब्लिश हुई थी, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर पीसफुल, फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को लाया गया था इन 1945, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसी का एक ब्रांच हम कह सकते हैं। ठीक है, और एक कंपोनेंट हम कह सकते हैं, राइट। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो स्टैब्लिश हुआ था, इट इज बाय द यूएन चार्टर इन 1945। यूएन चार्टर 1945 के थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था। इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक ऑर्गन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। अब हम बात कर लेते कि 5 ऑर्गन्स है कौन से। जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस and the secretariat. Very important, you should remember all these names.
एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आपको 6 के 6 मेंबर्स याद रहने चाहिए। ओके, नाउ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है यूएनएससी का? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, यही इसका पर्पस है। ओके, 15 मेंबर्स है काउंसिल में, काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2-year टर्म्स। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मेंबर्स हैं एंड 5 परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स हमने अभी बात की थी, उसके बारे में एक बार और देख लेंगे। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है, जैसे अभी लास्ट ईयर इंडिया को इलेक्ट किया गया था फॉर 2 years के। ठीक है, आप मुझे बताइएगा लास्ट ईयर इंडिया के साथ और कौन सी कंट्रीज को नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया फॉर 2-year टर्म्स। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए भी यूएनएससी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया अब उसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है, राइट? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक मेंस का आपको पुट कर रही हूँ कि इंडिया बार बार यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होने की बात करता है। ठीक है, इस बात को बार बार रेस किया जाता है कि इंडिया जो है डिजर्व करता है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होना। तो ऐसे क्या रीजंस हैं और आप किन किन बातों से इसको जस्टिफाई करेंगे कि इंडिया डिजर्व्स टू बी द मेंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पुट कर रही हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप। 5 परमानेंट मेंबर्स की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके। यू शुड रिमेंबर दिस, टिप्स पे होना चाहिए आपके 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। ओके, अब अगर हम यूएनएससी के मेंबर की बात करें, हर मेंबर की एक वोट होती है। ठीक है, हर मेंबर की 1 वोट होती है, और जब काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है एवरी मंथ अमंग इट्स 15 मेंबर्स। 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट, 5 मेंबर्स परमानेंट। 15 मेंबर्स के बीच ये जो प्रेसिडेंसी है, जो चेयरमैनशिप है, वो रोटेट करती है एवरी मंथ। समटाइम्स आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि एवरी ईयर, नो, एवरी मंथ। शुड रिमेंबर दिस। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, हेडक्वार्टर कहाँ है काउंसिल का? यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन न्यूयॉर्क। ओके, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो ये सब बातें थी यूएनएससी के बारे में। ओके, नाउ जो प्रीवियस वीडियो गिग इकोनॉमी के ऊपर थी, उसके जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किया था वहां पर, उसका आंसर क्या है वो बात कर लेते हैं। Gig worker is a permanent worker who follows the traditional employee-employer relationship. Is it correct? No, it is not correct. क्योंकि गिग वर्कर क्या था? एक टेम्पररी वर्कर है, इंडिपेंडेंट वर्कर है, इट इज नॉट अ परमानेंट वन। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The Code on Social Security 2020 recognizes gig workers as a new occupational category. Yes, ये बात की थी हमने वीडियो में। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 रिकॉग्नाइज किया है उसने गिग वर्कर्स को एज अ नॉन न्यू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। ओके, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आज के एमसी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि एनपीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, साइंड इन 1967। सेकेंड इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इजी है, अभी हमने पढ़ा है। तो यहीं पे वीडियो फिनिश होती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।